नमस्ते। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी। मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर एंड वी आर विद अनुज गुप्ता जी जो के हैं सीईओ यावेल। नमस्ते, स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार हेलो जी। प्रिया मैम। जी नमस्कार। अनुज जी। नमस्कार तो सर। पहले बाजार देखते हैं। आज नीचे है मार्केट। सेंसेक्स इज 478 पॉइंट्स डाउन इस वक्त। अगर देखें तो सेंसेक्स इज एट 84,000 से नीचे है। और निफ्टी 26,039 पे है, 135 पॉइंट्स डाउन। एंड सेंसेक्स इज 85,173, 468 पॉइंट्स नीचे है। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, SBI एंड भारती एयरटेल। टॉप फाइव गेनर्स एट दिस आवर: एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब, NTPC, जियो फाइनेंशियल एंड मारुति सुजुकी। टॉप फाइव लूजर्स: इंटरग्लोब एविएशन, HDFC लाइफ, रिलायंस, भारत इलेक्ट एंड ICICI बैंक। तो अनुज जी, व्हाट आर द रीजंस? आप क्या कहेंगे कि बाजार फिर से हम नीचे देख रहे हैं? 400 पॉइंट्स काफी ऊपर रहा है पिछले कई दिनों से। तो व्हाट इज ब्रिंगिंग द मार्केट डाउन? रुपी ऑल टाइम लो पे है, 89.55 से ज्यादा नीचे है। तो इसके अलावा और क्या रीजंस है कि हम मार्केट नीचे देख रहे हैं? देखिए प्रिया जी, हमने निफ्टी में एक हाई बनते हुए देखा था करीबन 26,325 का 2 दिन पहले। जी। उसके हम्म। बाद मार्केट हम्म। थोड़ा सा स्टेबल हुआ है और हम आज करेक्शन देख रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर आप हाई से कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 250 हम्म। पॉइंट की गिरावट हम देख चुके हैं। यहाँ पर हम्म। जो कंसर्न्स आ रहे हैं वो इंडियन रुपी की तरफ से हैं। इंडियन रुपी अपने रिकॉर्ड लो पर है, ऑलमोस्ट 89 95 के आसपास है, मीन्स 90 को टेस्ट करने वाला है। तो कहीं ना हम्म। कहीं ये एक जो एक हम बोलेंगे एक नेगेटिव फीलिंग जो है वो यहाँ से आती हुई दिख रही है। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में थोड़ा सा हायर लेवल पे प्रॉफिट हम्म। बुकिंग होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि काफी टाइम से आप देखिए जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील को लेके फाइनलाइजेशन हो रहा है वो अभी तक नहीं हो पाया हम्म। है। वो अभी तक हम्म। हवा में ही लटका हुआ है, कोई उसमें क्लैरिटी नहीं आई है बीच में। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये था कि शायद नवंबर के खत्म होते होते कोई हम्म। ना कोई क्लैरिटी उस पर आएगी। तो वो जी। नवंबर का ऐसे ही खत्म हुआ, तभी तुरंत रुपी यहाँ पर वीक होना स्टार्ट हो गया क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई। तो कहीं हम्म। ना कहीं वो एक सबसे बड़ा सेटबैक रहा। हालांकि हमने लास्ट वीक इंडिया का जीडीपी देखा था 8.02% का, जो कि करीबन अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा जीडीपी देखने को मिला। तो वो तो हम्म। हालांकि पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन भी बहुत अच्छा रहा हमारी इंडिया का, ऑलमोस्ट 0.25% हम्म। का रहा। जीएसटी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद इकोनॉमी को अच्छा बूस्टअप मिला है। इंफ्रा के फ्रंट पे काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो स्पेंडिंग्स को लेकर या इनकम को लेके सभी अच्छे लेवल्स पे जो है डेटा आए हैं। बट उसके बावजूद इंडियन रुपी जो वीक हुआ है वो एक सबसे बड़ा सेटबैक है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आती है तब तक शायद ये रुपी वीक होता हुआ दिखाई दे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हम्म। यहाँ पे सेंट्रल बैंक से, जैसे जापान का सेंट्रल बैंक है, वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हम्म। बढ़ाने की बात कर रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, वो भी नज़र में है। प्लस जो फेडरल रिजर्व है वो भी यहाँ पर अब इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहा है, जिसकी एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट 87% हो गई है। तो कहीं ना कहीं हम्म। मार्केट का भी थोड़ा सा ईयर एंड होते होते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेंडिंग होती हुई जा रही हैं, जिसकी क्लैरिटी नहीं आ हम्म। पा रही है। हालांकि नई चीज़ें तो नहीं है, बट पुरानी चीज़ें जो क्लियर, जिसका वेट था कि शायद नवंबर में क्लियर होंगी, वो नहीं क्लियर हो पा रही है। तो उसकी वजह से जो रुपी को ब्रेक लगा था एक एक्सपेक्टेशन की हम्म। वजह से, वो यहाँ पर हटता हुआ दिखाई दिया है। तो उसकी वजह से रुपी यहाँ पर वीक होता हुआ दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा इंडियन हम्म। मार्केट के लिए है। हालांकि एफआईआईज दोबारा से मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं, और हमारा मानना है हम्म। कि शायद 2026 के स्टार्टिंग से आपको एफआईआईज की एंट्री भी यहाँ पे अच्छी खासी होती हुई दिखाई दे। बजट हम्म। भी आना है, वो भी लग रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट है तो अच्छे बजट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, केवल रुपी के फ्रंट पर हमें लग रहा है कि, और ट्रेड टैरिफ की वजह से वो कुछ इश्यूज हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है, जिसकी वजह से हमने हम्म। हायर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। इसको मैं एक मैस प्रॉफिट बुकिंग बोलता हूँ, इसको मैं गिरावट नहीं बोलता, क्योंकि मार्केट के जो, अगर आप अंडरलाइन बोलेंगे, जो बेस है वो काफ़ी पॉजिटिव है, फंडामेंटल भी सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है हम्म। कि ये जो गिरावट आई है ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। फिर मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर हम हम्म। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां से भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हालांकि अभी दोबारा से रशिया यूक्रेन में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, वहां पे दोबारा से मिसाइल अटैक हुआ है अभी। हम्म। तो वो एक हम्म। अलग से एक इशू है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने बोला था कि जेलेंस्की के साथ बात हो गई है और वहां पे सीज फायर होगा, बट वो सीज फायर का उल्लंघन दोबारा से हुआ है। तो वो वहां पर भी अब एक अनसर्टेनिटी का माहौल है जो कि रहेगा। मतलब रशिया यूक्रेन का की जो उनकी 28 शर्तें हैं,
वो दोनों देश नहीं मान सकते, ऐसी शर्तें हैं वो। तो कहीं ना कहीं वो वहां पे लगा रहेगा, तो उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में कोई खास नेगेटिविटी नहीं आती हुई दिख रही है, मार्केट स्टेबल फॉर्म में है। और हमें लगता है कि 2026 में भी मार्केट स्टेबल प्लस पॉजिटिव पॉइंट में हो सकता है, क्योंकि अगर अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको जनवरी में या फरवरी में कोई ना कोई ट्रेड के ऊपर डिसीजन होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अब हम्म। पुतिन साहब भी अब इंडिया में विजिट के दौरे पर आने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। जी। अनुज जी, हमने पिछला जो हाई था वो लास्ट ईयर देखा था सितंबर में। अब वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो क्या आपको लगता है कि वील क्रॉस दैट के फिर से गिरावट नजर आएगी कंसिडरिंग द करंट ग्लोबल सिचुएशंस? देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 महीने के बाद हमने अपना हाई ब्रेक किया, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो आना है। इम्पैक्ट हम्म। ये है कि लोग जो काफ़ी टाइम से होल्डिंग करके बैठे थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। बट ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका फॉलो ऑन जरूर डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलेगा। और मेरा मानना है कि दिसंबर के अंदर हो सकता है कि 25,700 हम्म। 25,800 तक के 26,700 26,800 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मार्केट में रिकवरी आएगी और मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 27,000 की तरफ हो सकता है कि दिसंबर के महीने में जाता हुआ दिखाई दे। तो ये क्योंकि अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है, इसलिए अभी है, अभी तो टाइम है। मुझे लगता है कि इस टाइम हम्म। के अंदर आपको अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिलेगा। और 26,700 26,800 27,000 ये लेवल मुझे लगता है कि दिसंबर में आपको देखने को मिलेंगे। तो नो डाउट कि मार्केट के अंदर अच्छे हम्म। ब्रेकआउट्स आए हैं, मार्केट में वॉलिडिटी इंक्रीज हुई है, मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव हम्म। मोमेंटम बना है। हालांकि अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में उतना एंगेजमेंट नहीं देखने को मिला, उतना एप्रिसिएशन नहीं देखने को मिला जितना इंडेक्स में देखने को मिला है। तो इंडेक्स में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी हाई पर है, और निफ्टी ने भी अपने हाई ब्रेक किया, सेंसेक्स ने भी अपना नया हाई ब्रेक किया, तो तीनों ने ही अपने नए हाईज ब्रेक किए हैं। बट हाँ, स्टॉक्स के लेवल पर शायद उतना एप्रिसिएशन अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि निफ्टी अगर आप हम्म। देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास इंक्रीज हुआ है। सेंसेक्स हम्म। करीबन अभी तक 9% के आसपास इंक्रीज हुआ है जनवरी 2025 से लेकर। तो अच्छे खासे मोमेंटम हमने आते हुए देखे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं स्टॉक्स के लेवल पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा एज कंपेयर निफ्टी के मुकाबले कम इंक्रीज हुए हैं, जहां पर शायद इन्वेस्टर्स को शायद उतना नहीं लग रहा है कि भी मार्केट बढ़ गया है। बट हाँ देखिए, हम्म। पॉजिटिव मोमेंटम जब आता है तो फिर धीरे धीरे शिफ्ट होता है। अब इंडेक्स बढ़ने स्टार्ट हुए हैं तो धीरे धीरे फिर स्टॉक्स के अंदर भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो वहां भी अच्छे खासे अप्रिशिएशन आते हुए दिखाई देंगे। जी। आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि काफी सारे आईपीओज रिलीज होने वाले हैं मार्केट में। और वैल्यू देखें तो ₹30,000 वर्थ के इश्यूज हैं जो लाइंड अप हैं, और इस हफ्ते में काफी सारे हैं। एक तो मीशो है जो कि कल रिलीज हो रहा है। इसका इशू प्राइस कुछ 111 के आसपास होगा। एक इसका है विच इज प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, इसका भी इशू डेट वही है 3 to 5 दिसंबर, एंड इशू प्राइस अराउंड 124 पर शेयर। फिर हम विद्या वाई डेट 3rd to 5th दिसंबर, 52 पर शेयर। पहले यहाँ तो आप पढ़ लीजिए इनका डिटेल्स, कमेंट सामने ले रहे हैं अनुज जी। ये अनुज जी कोड दे रहे हैं, उसके बाद पढ़ दें। अनुज जी। यस मैम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही पढ़े। आवाज नहीं आई मैम आपकी। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है मैम। हाँ जी। ओके। मेरा सुझाव था कि यहाँ तो आप पहले डिटेल पढ़ दें, एक एक इशू की, तो साथ में कमेंट्स देंगे अपने। कि का ठीक रहेगा ऐसा। जी, काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। और इसमें एक तो तीन मेन मीशो। आपने बताए जो बड़े इशू हैं, ये अट्रैक्टिव हैं। जी। तो पहले तीन पे जी, बात कर एक लें। मीशो है, एक एकस है, एक विद्या वायर्स है। तो अनुज जी, कौन सा आप कहेंगे विच इज द मोस्ट रिलायबल, या फिर कौन सा आईपीओ ऐसा है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए अभी अगर हम आईपीओस की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा प्राइमरी मार्केट का सोर्स है, जिसमें नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं। और हम्म। आईपीओस के थ्रू जो इन्वेस्टर मार्केट में नहीं एंट्री कर पाते हैं वो आईपीओ के थ्रू मार्केट में एंट्री करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा पहलू है। और यहाँ पर आप हम्म। देखिए, पिछले अगर आप कुछ महीनों की बात करेंगे तो करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास के आईपीओस आए हैं, जिसकी वजह से हमने मार्केट में पैसा आते हुए देखा है। तो डेफिनेटली जो मनी है वो मार्केट में आई है आईपीओस के थ्रू, और काफ़ी अच्छे हमने रेस्पॉन्सेज भी आईपीओस में आते हुए देखे। तो अब जो लिस्टेड है, जो लिस्टिंग होने वाले हैं या जिनके आईपीओ आने वाले हैं, वो 2 से 3 आईपीओ हैं जो हम्म। थोड़े हॉट केक हम जिसको बोल सकते हैं, जिसमें मीशो सबसे बड़ा आईपीओ है। हालांकि अगर हम उसके हम्म। बाद बात करें तो यहाँ पर जी। आईसीआईसी पोटेंशियल का
जो आईपीओ है वो काफ़ी हॉट केक है, जो कि करीबन 10,000 करोड़ का आईपीओ है। तो उसको भी काफ़ी लोग नज़र में रखे हुए हैं। तो अगर आप जी। देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट में जो अब आईपीओ आने वाले हैं उसमें छोटे आईपीओ भी हैं, बड़े आईपीओ भी हैं। तो एक अगर आप बात करेंगे तो सभी सेक्टर के हम्म। लिए यहाँ पर आईपीओ आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आईपीओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले अगर हम आईपीओ मीशो की बात करें तो इट्स अ वेरी गुड आईपीओ, जिसमें आपको करीबन अगर हम बात करें तो आईपीओ हम्म। करीबन 5400 करोड़ का आईपीओ है। और इसमें अगर आप हम्म। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो करीबन 40 से 42 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 111 के आसपास ये जो इशू प्राइस है वो रखा गया। तो मतलब करीबन ये हम्म। 150 160 के आसपास ये ओपन हो सकता है, लिस्टिंग होगा। कल ये ओपन होगा 5 दिसंबर, 5 दिसंबर की इसकी डेटा ओपन होने की। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। हम्म। हम्म। मुझे लगता है कि रेट ठीक है। और देखिए दूसरी बड़ी बात की जो आईपीओ है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ई कॉमर्स को लेकर, और हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में ई कॉमर्स या ऑनलाइन का जो बिजनेस है वो काफ़ी इंक्रीज कर रहा है, काफ़ी ग्रो कर रहा है। लोग अब विंडो शॉपिंग के बदले ई कॉमर्स को काफ़ी हम्म। यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और हमने देखा भी है कि इनके जो अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं उसमें करीबन 28% के आसपास के प्रॉफिट गेन्स देखने को मिले हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी जो है अच्छे हम्म। खासे प्रॉफिट को यहाँ पर यूज़ कर रही है, और प्रॉफिट बुक्स कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये हम्म। आईपीओ हो सकता है जिसमें एक पैसा लगाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो एपेटाइट है इसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव है। और मेरा मानना है कि मीशो के अंदर लोगों को पैसा लगाना चाहिए। चांसेस मुझे हम्म। लगता है कि ये एटलीस्ट 150 160 के आसपास लिस्ट होगा। तो और आगे भी इसमें दमदार है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टर्नओवर का गेम है और टर्नओवर यहाँ पर कंटिन्यूस आपको देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इसको लॉन्ग टर्म भी रखता है तो 180 200 तक के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मीशो में मुझे लगता है कि जाना चाहिए। और देखिए और कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लेके आने का वो बिजनेस एक्सपेंशन है। जो इनकी सर्विसिंग है हम्म। उसको इंक्रीज करना है, प्लस प्रोडक्ट को ये और अच्छे वेरीफाई करने वाले हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि कंपनी जो है एक्सपेंशन की तरफ है। तो यहाँ पर अगर ये जो है अगर फंड को यूज करते हैं बिजनेस एक्सपेंशन में तो डेफिनेटली इनको फायदा मिलेगा, तो जो कि इन्वेस्टर को पास ऑन होगा। हम्म। जी। मीशो के लिए तो ये भी कह रहे हैं कि मैसिव लॉस दिखाया है अराउंड 3941 करोड़ का। तो डू यू थिंक इट इज स्टिल हाँ देखिए एडवाइजेबल टू बिल्कुल, इन्वेस्ट इन अगर मीशो? जो इनका प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मास को कंज्यूम किया है, मास को उन्होंने कैप्चर किया है। तो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी हद तक आपको एक अच्छा खासा पॉइंट जो है मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन के साथ साथ अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म भी होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बेनिफिट आ सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं, बट अगर आप 2 या 3 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न यहाँ पर हम्म। देखने को मिल सकते हैं। और अच्छे जी। रिटर्न के कारण क्या आप मानते हैं, किस वजह से अच्छे रिटर्न आएंगे? देखिए प्लेटफॉर्म है बिजनेस और अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी जो अच्छा है। मास, जो इनकी मास रीच है वो मुझे यहाँ पर अट्रैक्टिव लगती है, कि जो कि मास रीच है वो यहाँ पर आ सकती है। मास रीच में प्रॉफिटेबल कितनी है वो भी देखना पड़ेगा ना अपने को। मास तो आया गया रीच, मास तो अभी रोज एक ड्रेस मंगाते हैं घर में लेडीज, ऐसी लेडीज भी हैं, और दूसरे दिन वापस करती है। वो सारे दिन लिफाफे लेके खड़ा रहता है। देखिए वो बात आपकी ठीक है, बट जो ई कॉमर्स का चला है ना सिस्टम, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव इनको यहाँ पे बेनिफिट देगा। जैसे अगर आप इटरनल को देखेंगे तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमने ई कॉमर्स की तरह इटरनल में भी अच्छे, जोमेटो में अच्छे आते हुए देखे हैं। कुछ कुछ प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो मुझे लगता है वो कि एस्टेब्लिश प्लेयर है सर। अभी स्विगी और ये सब कहेंगे, ये तो 15 साल से, इनको 10-12 साल तो हो गए हैं, Yes, और उन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया है, तो इनको पूरा कॉन्फिडेंस है। और अभी स्विगी है, अभी 10,000 करोड़ का किसने इशू लाने का प्लान दिया है उनको। यस। उनकी रेजिंग कैपेसिटी बहुत है, क्योंकि उन्होंने लॉस में प्रॉफिट करके प्रूव किया है। तो ये देखिए मीशो का कैसा है दम है उसमें जरा, क्योंकि देखिए डिफरेंट सेगमेंट है इसका। देखिए मीशो अब थोड़ा सा जो एक्सपेंशन कर रहा है ना वो एआई की तरफ भी काफी अच्छा एक्सपेंशन कर रहा है। वो एआई टूल को यहाँ पे यूज कर रहा है। तो चांसेस है कि एआई के थ्रू उनको कितना बेनिफिट मिलता है ये एक देखने वाली बात है। और जिस तरीके से वो थोड़ा सा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंस कर रहे हैं बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, उससे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट आना चाहिए। तो चांसेस है, क्योंकि जे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम करीबन 40 45 के आसपास चल रहा है तो एटलीस्ट लिस्टिंग गेन तो यहाँ पर मिलना तय लग रहा है मेरे को कि वो मिलेगा। उसके बाद भी चांसेस है कि और कंटिन्यू बाउंस बैक हो सकता है, जो कि 180 तक के लेवल पे जा सकता है स्टॉक। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने जानने का इच्छा थी कि ये एआई जो आपने बोला वो उसका सामान तो बचाएगा नहीं, कि जिसको जो चाहिए, मीशो के जो नया डिजाइन आया है या नया प्रोडक्ट आया है, तो उसके खर्चे कैसे कम हो रहे हैं?
उसमें ये कैसे हेल्प कर रहा है उसको खर्चे कम करने में, और उसकी रेंज बढ़ाने में, उसकी रीच बढ़ाने में। क्वालिटी तो सब पैसों में ही हिसाब होगा ना। पैसा बचेगा तो दिखा पाएगा ज़्यादा पैसा। तो ये थोड़ा मैं जानना चाहता था आपसे कि देखिए इनका एआई इनका अभी, अपने फील्ड में कितना शेयर है, मार्केट शेयर कितना है इनका? कि अभी अगर आप देखेंगे मार्केट शेयर, अगर आप देखेंगे तो 25 से 30% के आसपास है। बट अगर अच्छा। आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो एआई की बात है, देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके लिए वो आईपीओ लेके आ रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं। तो आई एआई जो यूज़ करेंगे उसमें हो सकता है कि उनको डिलीवर करने में शायद 6 महीने या 1 साल का भी लगे। तो कहीं ना कहीं उससे उनको मार्केट में आगे पकड़ जो है मजबूत बनाने में मिलेगी। देखिए मीशो का अगर आप प्लेटफॉर्म देखेंगे तो डेफिनेटली जो जो उसको रीच था वो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यंगस्टर की बात करेंगे तो यंगस्टर में मीशो का बहुत ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग अब मीशो पे काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जो इन्होंने प्रोडक्ट रखे हैं अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट भी इनकी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो कि लेटेस्ट फैशन को लेकर है। तो सबसे पहले अगर आप जो ऑनलाइन को पसंद करते हैं लोग, अगर आप बात करेंगे तो क्लोथ्स के लिए या टेक्सटाइल के लिए जनरली लोग अब मीशो को काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो धीरे धीरे रीच इनकी पहुंच रही है लोगों तक। बट हाँ, कहीं ना कहीं इनको अब और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और एग्रेसिव उस पर रिसर्च करने के लिए दे आर यूजिंग एआई। तो टाइम लगेगा उसमें, उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट आपको आने वाले 6 महीने में देखने को मिल सकता है। मेरे को एक चीज़ तो समझ में आती है इसमें मीशो में, और दूसरे जो इशू आते हैं और अभी जो चल रहे हैं, प्राइजेस रखते हैं प्रोडक्ट्स के। तो उसमें क्या है, पहले ये बिलीव था कि अगर प्राइस कम है तो घटिया चीज़। जी तो अभी ऐसी बात नहीं है। टाटा ने अपने जो स्टोर खोले, मार्केटिंग का किया उसने, तो उसे रेंज से लेके आए वो, काफ़ी कम रेंज में लेके आए, और उन्होंने सक्सेस किया। और ऐसे छोटे शहरों में जो बड़े बड़े आए प्लेयर्स, उन्होंने भी अपना साइज उनके हिसाब से कट किया। जी। तो उससे पूरा चेंज हुआ है, पूरा सेंटीमेंट चेंज हुआ है। तो उससे देखिए इनको बेचना भी इजी हो गया है। देखिए थोड़ा सा ना फैशन आ गया है कि आप अपने स्टॉक के प्राइस को कम रखें, जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपका आईपीओ का साइज 14,000 के आसपास है और आपने अगर 100 के आसपास या 150 के आसपास रखा है, तो उसमें क्वांटिटी दिखती है कि आपके पास इतने शेयर्स आए हैं। तो उसको इजीली जो है एक इन्वेस्ट में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है कि अरे ये तो 100 रुपये का ही शेयर है, इसमें बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। मतलब खोने को अगर आप एक लेमन की बात करें तो बोलेंगे खोने के लिए तो खाली 100 रुपये ही है, जीरो ही तो होगा। बट हाइयर जाने के लिए इसके पूरा आसमान है। अगर आईपीओ आप 1,000 रुपये का लेके आते तो उस बोलता कि यार 1,000 रुपये हैं, खोने के लिए तो बहुत सारे हैं इसमें, और बढ़ने के लिए इसमें बहुत लिमिटेड है। तो वो एक कैलकुलेशन माइंड में आदमी के आती है कि यार कम रेट का है तो बाउंस होने के चांस ज़्यादा है। वो मल्टीबैगर वाली बात आ जाती है कि यार मल्टीबैगर तो हो ही जाएगा ये। तो एक वो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे आज के टाइम में, अगर आप जितने भी स्टॉक देख रहे हैं जो आईपीओज आ रहे हैं, उनकी रेंज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 के आसपास है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो 80% आईपीओज के प्राइस बैंड जो है वो 150 या 200 तक मैक्सिमम जाते हैं। और जिसमें एक बार लिस्टिंग गेन जरूर मिल रहा है सबको। तो सबको ये पता है कि भाई अगर कम रेट होगा तो एक बार लिस्टिंग गेन में तो जंप कर ही जाएगा, तो वहां पर आपको एक एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, वो और साइकोलॉजिकल अभी इम्पैक्ट। ओवरऑल जो स्टडी आई है जी अनुज जी, उसमें ऐसा आया है कि 50% लोग, 50% इशू में लोग पैसा कमा रहे हैं, 50% में गवा रहे हैं। तो ओवरऑल आप सारे भी इशू भरेंगे तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं है, इक्वल है। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड आया है उसमें जो घटिया इशू भी आए हैं। यस तो एक दो घटिया आपको लगे तो सारी सफाई कर देता है आपकी प्रॉफिट की। यस 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 तो उस चीज़ को ध्यान में, मीशो अच्छा है, लेकिन मीशो नहीं लगा उसको और टीशो लग गया कोई, तो उसको तो झेलना पड़ेगा ना। यस 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 और ये आपने अच्छी बात बताई कि ये एक दिन तो मैनेज कर सकता है कोई भी, एक दो दिन तो। यस। और अच्छी बात है, जब बढ़ रहा होता है कोई नहीं बेचना चाहता, जब गिरता है तो लेना नहीं चाहता कोई। देखिए तो अब अगर आप उसका देखेंगे अभी रिसेंटली कुछ आईपीओज आए हैं जिसमें फिजिक्स वाला था, प्लस आपका लेंस कार्ट का था। तो उसमें स्टॉक बढ़ा, फिर लिस्टिंग गेन मिला, फिर उसके बाद बहुत हैवीली करेक्ट हुआ, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे में क्या है ना कि आदमी का विश्वास टूट जाता है। तो आदमी ये सोचता है कि भाई अगर स्टॉक का आईपीओ आया है तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा वो। तो वैसा नहीं है। तो ये एक्सेप्ट करने वाली बात है कि भाई अगर आईपीओ आपको मिल रहा है तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप लिस्टिंग गेन लें और निकल जाएं। उसके बाद वो गिरावट होकर दोबारा से अपने लिस्टिंग वाले प्राइस के आसपास मिले तो वहां पर आप दोबारा बाय करें।
या फिर उसकी फिर आप बैलेंस शीट को चेक करें, या जो भी उसके चेक करने फंडामेंटल वो आप चेक करें। बट आईपीओ का मीनिंग ही ये है कि अगर आप आईपीओ में लगा रहे हैं और आपको अगर लिस्टेड होता है और लिस्टिंग गेन अगर मिल रहे हैं, तो बेटर है कि उसमें आप निकले, और उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। आपको अगर लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं तो आप उसको तुरंत बुक करके निकल जाएं। तो आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आईपीओ में पैसा डालें और लिस्टिंग गेन करके उसको बुक करके आप निकल जाएं। ये आपका अच्छा सुझाव है। ऐसे कुछ और सुझाव दें आप तो लोगों को समझ में आगे कैसे हमें डील करना है मार्केट के साथ। देखिए, आईपीओ का तो मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर है, आपने कोई भी स्टॉक लिया, आपको आईपीओ के थ्रू लिया है, आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है, और वहां पर आप बुक करके निकल जाओ। दोबारा अगर प्राइस अपने फ्लोर प्राइस पे आता है तो फिर वहां पर आप दोबारा बाय करें। तो क्योंकि आप देखिए कुछ ऐसे आईपीओस भी थे जो अपने फ्लोर प्राइस के नीचे भी चले गए हैं, तो लोग आईपीओ पे बुक नहीं कर पाए। तो इसलिए बेटर है कि आपने जो पैसा डाला है वो आपने सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए डाला है। तो आप ये आप चेक करें कि अब सपोज कीजिए मीशो का आईपीओ 111 पर है, मान लीजिए अगर 160 पे चला गया, तो आप ये देखिए यहाँ पर करीबन 40-50% का रिटर्न मिल रहा है। आपका फंड कितने दिन के लिए ब्लॉक होगा सर? 3 दिन के लिए। अगर आपको 3 दिन में 50% का रिटर्न मिल रहा है तो दैट इज अ वेल एंड गुड, आप उसको बुक करो और निकल जाओ। तो ये एक स्ट्रेटेजी आपको रखनी पड़ेगी। तो हमको यहाँ पर, अगर मैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको अब ये देखना है कि आप कितने टाइम में कितना पैसा बना रहे हैं। ये नहीं कि आप कितने लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं। अगर आपको छोटे छोटे कम से कम टाइम में जो रिटर्न हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है, ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, या मार्केट इतनी वॉलेटाइल हो चुकी है कि आपको हर एक सेकंड में नई खबर देखने को मिलती है। तो बेटर है कि अगर आप मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, चाहे आईपीओ के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू, तो आप ये देखिए कि आपको कितने कम समय में कितना रिटर्न मिल रहा है। तो जब आप ऐसा अभी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अभी ओला में क्या हुआ सबको मालूम है। यस। पहले दिन तो ओला वाले ने खूब कमा के दिया था सबको, फिर ओले गिर गए उसमें और वो 150 का 70 पे आ गया। यस। तो आप जो बात कह रहे हैं वो सही हो रही है। तो इसमें उनको और सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी ये क्या इजी मेथड तो ये देखते हैं जीएमपी क्या है, हाँ, वो देख लिया, देखिए जीएमपी तो एवरेज अभी, के हिसाब से चल रही है। जीएमपी अभी 42 है। नो बडी नोज की लिस्ट होते होते कितना रह जाएगा या कितना बढ़ जाएगा। एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, छोटी सी है। जी। एक आदमी को नदी पार करनी थी, जो दूसरा कोई पानी था किधर भरा हुआ हो तो पार करना था। तो उसने वहां के जानकार लोगों से पूछा कि कितना है पानी इधर। हम्म। उसने बोला एक जगह 2 फुट है, एक जगह 20 फुट है, एक जगह 8 फुट है, एक जगह 4 फुट है। तो हम्म। कुल मिला के एवरेज 3 फुट का है। बोले हम्म। 3 फुट तो मैं निकल जाऊंगा। वो निकल गया, 20 फुट में फंस गया वो। फंस गया। तो ये कैसे उसको समझना है। अभी आप तो इतने सालों से हैं, यस। तो आप बता सकते थे 20 फुट में तो आ रहा है बीच में, वो वहां भी क्या तो आ करोगे। रहा, कैसे करोगे? सही बात। इसलिए आपने एक तरीका बताया कि भाई उस दिन बेच के निकल जाओ, मिल रहा है तो प्रॉफिट। हाँ, आईपीओ का तो मतलब ही ये है कि अगर आपने लिस्टिंग हुआ है, आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है, और आपको दिख रहा है कि भाई 3 दिन के अंदर आपको 30-40% मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जब आप लाइव सेकेंडरी मार्केट में भी स्टॉक उठाते हैं, तो वहां पर आपका टारगेट यही होता है कि 10-15% मिल जाए, मैं निकल जाऊंगा। यहाँ पर तो आपको 50% मिल रहा है। अगर आप मीशो का ही देखेंगे जीएमपी और इशू प्राइस को देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास गेन मिल रहा है। अगर जीएमपी मिलकर आपको 40% मिल रहा है, तो बेटर है आप एक दिन में निकल जाओ। 3 दिन के अंदर आपको 40% मिल गया, अब आप बुक करके निकल जाओ। फिर नीचे मिले या फ्लोर प्राइस में मिले, उसका फिर आप मूवमेंट देख लो 2-3 दिन कैसा मूवमेंट होता है, तब उसके बाद दोबारा बाय कर लो आप। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो आईपीओ आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक आईपीओ मिस कर दिया या एक आईपीओ में जल्दी निकल गए तो आपको दूसरा नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि किसी स्टॉक में अटकने से ज्यादा बेटर है कि आप जो जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप उसको कैलकुलेट करके आप निकल जाइए, फिर आप दूसरे अगेन आईपीओ में इन्वेस्ट करिए। तो जितना आप चर्निंग करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। सर मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। मैंने तो एक ऐसा आईपीओ देखा है जिसके एमडी ने खुद से लिफाफे एप्लीकेशन फॉर्म डाल के चिपका के भेजे, वो सक्सेस हो गया। मतलब उसने पैसा भी बचाया, ईमानदार था। हम्म। ये कैसे किया। तो एसएमई में कितनी एप्लीकेशन चाहिए, कम एप्लीकेशन चाहिए होती है, 100-200 में काम हो जाता है। हम्म। तो अभी ये तो लोगों के लिए लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, जो कमाना कमा ले। हाँ, बस वो मेले में तो है कि आप आओ, मेला छोटे टाइम के लिए होता है, आप आओ कमाओ निकल जाओ। तो ये आपने सही अप्रोच बताई है उसके अनुज जी, लिए। मैं एक सवाल पूछना चाहती थी कि जब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये जो अपकमिंग आईपीओज हैं जो इस हफ्ते आ रहे हैं उसमें आप क्या कहेंगे कि लिस्टिंग के वक्त लेना चाहिए या लिस्टिंग के बाद इन्हें किसी में इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट डू यू रेकमेंड? आईपीओ के टाइम में आप एप्लीकेशन लगाइए, अगर आपको गेन मिल रहा है
तो और आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो उसमें आप बुक करके निकल जाइए। क्योंकि अगर आप देखिए कि इस टाइम पे जो हम्म मार्केट है वो बहुत अनसर्टेन है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जियो हम्म पॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, ट्रेड वॉर भी है, प्लस हम्म रुपी भी वीक हो हम्म रहा है, तो मार्केट का जो क्लैरिटी है वो नहीं पता किस तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा, या स्टॉक का प्राइस कितना करेक्ट हो जाएगा, नो बडी नोज। क्योंकि आज के टाइम में हम्म अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी आईपीओज आ रहे हैं उन सबका मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस एक्सपेंशन करना। अब वो बिजनेस हम्म एक्सपेंशन कर रहे हैं और किस फेस में एक्सपेंशन कर रहे हैं या किस पावर के साथ एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो काफी लेट पता लगता है। जब एक क्वार्टर का रिजल्ट या दो क्वार्टर का रिजल्ट आ जाता है तब पता लगता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर हम्म आप आईपीओ में आप डाल रहे हैं और आपको अगर लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं तो आप उसमें बुक करके निकल जाएं। क्योंकि कंपनी जो भी बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है, आपको उसका रिजल्ट कम से कम एक साल के बाद जाके मिलेगा। तो एक साल के लिए आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो बेटर है कि अगर बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है और आपको उसका एक उसकी वजह से एक पॉजिटिव आईपीओ रिटर्न मिल रहा है, लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो उसको आप बुक करके निकल जाइए। हम्म। अनुज जी, और एक बात मैं पूछना चाहती थी, दिस इज अबाउट कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर के हम देख रहे हैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गोल्ड इज 1,30,000 तक पहुंच गया है पर 10 ग्राम, एंड सिल्वर इज 178 पर केजी। तो आप लॉन्ग टर्म में इसका क्या प्रिडिक्शन करेंगे और आपके हिसाब से क्या ट्रेंड है इनका? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में हमने लास्ट वीक बहुत अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स थे वो देखने को मिले। प्लस जो हम्म इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन जो करीबन लास्ट टू लास्ट वीक में केवल 30% रह गई थी, अब वो 87% के आसपास आ गई है। तो उसकी हम्म वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में बाउंस बैक आते हुए देखा। सिल्वर की अगर आप इन्वेंट्रीज देखेंगे तो इन्वेंट्रीज अगर आप लंदन बुलियन एक्सचेंज में या शंघाई एक्सचेंज में इन्वेंट्री में देखते हैं, एलएमई में देखते हम्म हैं, तो वहाँ पर काफी कम हो गई है। तो इसका मतलब कि जो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड है वो वहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जो हम्म डिमांड है और प्लस सेव एवेंट डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ी है। डॉलर हम्म इंडेक्स वीक होता हुआ दिखाई दिया है, करेंसीज यहाँ पर वीक हुई हैं, जिसकी वजह से हम्म गोल्ड सिल्वर के भावों को तेजी आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि 2026 में भी ये ट्रेंड सेम रहेगा। और हमारा मानना है कि हम्म 2026 में हम गोल्ड के भावों में शायद $4500 के आसपास, या अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो शायद 1,40,000 1,50,000 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। सिल्वर भी हमें लगता है कि 60 से लेकर $70 तक करीबन, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 1,80,000 तक के लेवल आपको, 1,80,000 1,90,000 तक के लेवल आपको चांदी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर का जो हम्म रिस्क एपेटाइट है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और जो सेव हम्म एवन प्रीमियम है उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। सेरी सर, योर क्वेश्चंस ऑन कमोडिटीज? नहीं, यही जानना था कि अभी सिल्वर का तो अभी एनालिसिस की बात चल रही है, तो मैं सिल्वर की एनालिसिस की बात करता हूँ हम्म आपसे, अनुज जी। जी जी। ये सिल्वर का बोलते हैं, कहते हैं उसका टेक्निकल एनालिसिस बराबर किसी को होता ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाया है आज तक। वो जो सोचते हैं उसके उल्टा होता है। जो बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो फेल हुए हैं उसमें। देखिए, तो आपका क्या कहना है? काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है, बट यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा इसका टेक्निकल एनालिसिस चलता है। देखिए, यहाँ पर एक हम्म चीज कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अनरेगुलेटेड, मीन्स अगर जैसे बोले कि भी करेंसी के लिए आपके पास आरबीआई है, बैंक्स के लिए आरबीआई है, गोल्ड सिल्वर के लिए अभी तक कोई रेगुलेटर नहीं है जिसको कोई यहाँ पर रेगुलेट कर सके। हालांकि फ्यूचर्स मार्केट में जो ट्रेड होता है उसको सेबी रेगुलेट करता है, बट अगर आप फिजिकल मार्केट की बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट 90% शेयर फिजिकल मार्केट का है, तो उसको कोई रेगुलेट करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जिस सपोज अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, आज सपोज कीजिए कि चांदी का भाव 1,80,000 के आसपास है, किसी ज्वेलर ने अगर माल बेच लिया तो ये तो तय है कि वो 1,80,000 के नीचे तो नहीं बेचेगा। तो यहाँ पर ये होता है कि कई बार कुछ मार्केट्स होती हैं जो जिनको भी लगता है कि भाई भाव ज़्यादा नीचे आ रहा, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी क्रिएट हो जाती है, जैसे हमने दिवाली के टाइम पर भी देखा। और कई बार डिमांड इतनी बढ़ हम्म जाती है कि फिजिकल अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़ों की बात करेंगे तो गोल्ड सिल्वर की सप्लाई बहुत कम हुई है, जबकि उनकी डिमांड बहुत इंक्रीज हुई है। तो वो सप्लाई जो मिसमैच है ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये अब हम्म अगर आप देखिए, यूएस ने इसको रेयर अर्थ मेटल में ऐड किया है, सिल्वर को चाइना ने भी इसको रेयर अर्थ मेटल में ऐड किया है। तो इसका मतलब कि जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है। तो ये इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि इसके भावों में आगे आपको तेजी देखने को हम्म मिलेगी। मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर अगर आप देख रहे हैं तो आगे इन्वेस्टमेंट डिमांड या सेव एवेंट डिमांड जो हमेशा बनी रहेगी, और 2026 में भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो रिसर्च की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि टेक्निकल से अगर आप इनका लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में उतनी वॉलिटिटी की वजह से शायद ना देख पाए, बट अगर आप लंबी अवधि का ट्रेंड देखते हैं तो वहां पर आपको काफी अच्छे रिटर्न मिलते हैं, जो कि अभी भी दिख रहे हैं। अनुज जी, जी। मुझे एक बात बताइए, जो चीज़ सबको मिल रही है तो रेयर कैसे हो गई?
रेयर तो वो चीज़ होती है जो मिल नहीं रही किसी को। हाँ देखिए, वही ना, फिजिकल के अंदर अवेलेबिलिटी कम है, मींस एज कंपेयर अगर आप देखेंगे तो फिजिकल अवेलेबिलिटी कम है, जो कि डिमांड को नहीं उतना फुलफिल कर पा रहे। अगर हम ग्लोबल डिमांड की बात करें तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं भाव इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अभी हमने देखा कि एलएमई जो है, जो इन्वेंट्री है वहां पर काफी कमी देखने को मिली है, तो इन्वेंट्री काफी ड्रॉ डाउन हुई है। तो इन्वेंट्री कम हुई है, इसका मतलब लोगों ने इन्वेंट्री से चांदी को बाय किया है। तो चाइना यहाँ पर कंटिन्यूस होल्डिंग बना रहा है सिल्वर की, गोल्ड की होल्डिंग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं एक होल्डिंग जो है वो मार्केट में बनती हुई दिख रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे इसका यूसेज जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अब जो एआई की चिप्स हैं उसके अंदर भी सिल्वर का यूज होना चालू हो गया है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट की सिल्वर अब आगे इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। अभी हमको क्या है, कितना एक पार्ट में यूज़ होता है उसका टोटल कैलकुलेशन हमें क्लियर नहीं है। तो दिक्कत आती है कि भाई एक्चुअली डिमांड कितनी बड़ी है। और सिल्वर का भी एक कंट्री ने डिक्लेयर किया था कि हम उसकी करेंसी बनाने वाले हैं। करेंसी में एक्चुअल प्योर सिल्वर यूज़ करेंगे। अब उसने क्या किया मालूम नहीं है। एक इंडिया की न्यूज़ आई क्योंकि कंपनी है सिल्वर की, वो 700-800 टन एक साल में पैदा करेगी। वो 800 टन की तरह गया वही मालूम नहीं है। अभी क्या है, सारी चीज़ें किसी को कंसल्टेट करनी पड़ेंगी ना, कि 800 टन कौन ला रहा है, सिल्वर का एनालिसिस क्यों नहीं हो रहा है, सिल्वर की कहाँ डिमांड रुक गई, सिल्वर प्रोडक्शन का कितना खर्च आता है, और सिल्वर की ईटीएफ की डिमांड कितनी है और रियल डिमांड कितनी है। देखिए ईटीएफ में अगर आप देखेंगे, सिल्वर में करीबन 50,000 करोड़ के आसपास का एयूएम इंक्रीज हो गया है सिल्वर में। गोल्ड ईटीएफ में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है। तो एयूएम अगर आप पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो मल्टीफोल्ड एयूएम इंक्रीज हुआ है। तो अब यहाँ पर एयूएम की अगर हम बात कर रहे हैं या ईटीएफ की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड सिल्वर में काफी अट्रैक्शन देखने को मिला है। तो ये तो नंबर आपको देखेंगे इंडिया के अंदर ही करीबन 50,000 करोड़ सिल्वर में और 85,000 करोड़ गोल्ड ईटीएफ में आता हुआ दिखा है। तो ये तो क्लियर है कि इतनी डिमांड अगर इंक्रीज हुई है तो ये डिमांड सारी फिजिकल बैक्ड है। तो ये एक अगेन पॉइंट है कि इसकी डिमांड इतनी इंक्रीज हो रही है और फिजिकल की डिमांड जो ईटीएफ की तरफ से भी आ रही है। जी डिमांड ये जो है ये फिक्टिशियस है, इसमें कितनी और असली कितनी है वो जानना हमें सही तथ्यों तक हम तभी पहुंच पाएंगे उसके बाद। जी। क्योंकि जब तक हमें एक्चुअल डिमांड नहीं मालूम चलती है कितना वो, पहले सेंट्रल बैंक नहीं ले रहे थे, सेंट्रल बैंक भी ले रहे हैं, इंडिविजुअल भी ले रहा है, वो प्रेसिडेंट भी ले रहा है बैंक का, और पियोन भी ले रहा है। अभी स्थिति ये है। हाँ देखिए, वही आपको मैंने बोला ना कि मार्केट, जो फिजिकल मार्केट है वो थोड़ा अनरेगुलेटेड है, जिसमें क्लियर डेटा नहीं आ पाते, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत बड़ा एग्जांपल हमने दिवाली पे देखा कि दिवाली पे जो शॉर्टेज थी सिल्वर की वो क्रिएट हो गई थी। दिवाली पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रीमियम था, जनरली प्रीमियम एमसीएक्स प्लस 5,000 रुपये का प्रीमियम रहता है सिल्वर में, दिवाली पे ये एमसीएक्स प्लस 30,000 का प्रीमियम हो गया था, जिसकी वजह से चांदी एमसीएक्स में करीबन 1,70,000 के आसपास थी, जबकि फिजिकल में वो 2 लाख रुपए के आसपास थी। तो ये एक अनक्लियरिटी थी कि सरकार ने भी यही बोला जो आप कह रहे हैं बात, कि भाई सिल्वर तो बहुत हमने इंपोर्ट करी है, और इतनी इंपोर्ट करने के बाद 30,000 का प्रीमियम कैसे आया है ये। तो जब सरकार थोड़ी टाइट हुई, जब उन्होंने बोला कि अब हम जो होल्डिंग करके बैठे उन पे नकेल कसेंगे, तभी अगले दिन ही सिल्वर का जो प्रीमियम था वो करीबन 25,000 रुपये टूट गया। तो कहीं ना कहीं देखिए अनरेगुलेटेड मार्केट है, और इसमें ये जो चीजें हैं ना ये कई बार देखने को मिलती हैं। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी ज्वेलर ने हाई, अगर मान लीजिए कि एक अभी ये प्राइस बढ़ गया और लोगों ने, अगर ज्वेलर्स ने इस रेट पर बाय कर लिया, तो शायद वो इस रेट से नीचे माल ना बेचें, तो वो माल के प्राइस को पकड़ के रखते हैं, वो माल की धीरे धीरे शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि माल ऊपर की तरफ ट्रेड करना चालू कर देता है। तो कहीं ना कहीं वह, और हम देखते हैं जैसा एग्री कमोडिटीज में कई बार होता है कि जो होर्डिंग्स कर लेते हैं लोग, माल को दबा के रख लिया या माल को वेयर हाउस में ब्लॉक करके रख दिया, फिर शॉर्टेज क्रिएट हो गई, फिर प्राइस बढ़ गया, तो उस टाइप की एक्टिविटी यहाँ पर कुछ देखने को मिलती है। तो ये शॉर्टेज की बात कही आपने सिल्वर के, अभी कोटक वालों ने अपना सिल्वर फंड बंद कर दिया था, ईटीएफ वाला। दिवाली के टाइम बंद किया बोलते था, हैं यस। हमारे पास बाजार में सिल्वर नहीं है। अभी हमें समझ नहीं आया, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये सिल्वर लेके आते हैं पहले, खरीद के बाद में ईटीएफ इशू करते हैं, या ये एमसीएक्स की तरह कहीं किसी ने एक्सपोजर तो नहीं होने वाला बड़ा। सर जो बात कर रहे हैं सेठी सर, उसका भी एक अलग से डिस्कशन करेंगे। अनुज जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सॉरी हमारा टाइम खत्म हो रहा है, वी हैव टू वाइंड अप। जल्दी मिलेंगे आपको, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच अनुज जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सेठी सर। नमस्ते। थैंक यू जी। थैंक यू नमस्ते। अनुज जी। थैंक यू सर। नमस्कार।